नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख 13 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अली खामनेई और ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान इस समय उन लोगों के परिवार वालों से मिल रहे हैं जो झड़प हुई थी, जो प्रदर्शन हुआ था और जो लोग सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे थे और वो मारे गए थे, उनके परिवार वालों से पेजेश्कियान साहब और खामनेई साहब मिल रहे हैं। और ये बात कितनी अजब गजब है, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ईरान ने अब वो ताकत हासिल कर ली है जिस ताकत के बाद अब ईरान हवा से तो मिसाइल छोड़ सकता है, जमीन से भी छोड़ सकता है, लेकिन अब आपको जान के हैरानी होगी कि जो ईरान है अब वो पानी के अंदर से भी मिसाइलें छोड़ सकते हैं। यानी एक ऐसी ताकत का इजाफा ईरान ने किया है जिसके बाद चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे तुर्की हो, ये तमाम लोग टेंशन में आ चुके हैं। और साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि इस समय डोनाल्ड ट्रंप के साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने जो मीटिंग की है, कायदे से उस मीटिंग के क्या मायने हैं और क्या कुछ चीज़ें होने वाली, इसके बारे में आपको डिटेल में अपडेट देंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। सबसे पहली खबर दोस्तों निकल के सामने आ रही है अमेरिका से। दरअसल अमेरिका के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए जाते हैं। अब ये मीटिंग कितनी अलग थी इसके बारे में आपको शुरू से बताता हूं। सबसे पहली बात यह है कि जो देश आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मानते थे, जिन देशों के ऊपर यह आदेश लाजमी था कि अगर आपके एयर स्पेस का इस्तेमाल करके या फिर आपकी ज़मीन पर अगर इजराइल आता है या फिर बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं, साफ तौर पर कहा जाए तो आप उनको अरेस्ट करेंगे। वही देश, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, ये तमाम देश बाकायदा वीआईपी पास देके बेंजामिन नेतन्याहू को भेजते हैं कि भाई साहब आप आराम से अमेरिका जाइए, हम बीच में नहीं पड़ेंगे। इसके बाद क्या हुआ, बेंजामिन नेतन्याहू जब अमेरिका पहुंच गए तो वहां पे उनको वो प्रोटोकॉल मिला जो प्रोटोकॉल आमतौर पे डोनाल्ड ट्रंप को मिलता है। यानी सेम लेवल पे सड़कें खाली हो गई, सेम लेवल पे हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, सेम लेवल पे बाकायदा वहां पे उनकी सिक्योरिटी देखी गई। इसके बाद क्या हुआ कि बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करते हैं। अब मीटिंग में क्या कुछ हुआ इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन आमतौर पे क्या होता था कि जब बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप पहले मीटिंग करते थे तो उस मीटिंग के बाद दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। यानी मीडिया के सामने आके सवाल और जवाब, जो मीडिया पूछता था उसका जवाब देते थे, साथ ही मीडिया के सवालों को सुनते थे, अपनी बातों को रखते थे। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने आज और कल इन दोनों दिनों के बीच कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। यानी जो मीटिंग का मुद्दा था उसको बहुत छुपा के इजराइल रखना चाहता और डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें पूरी तरीके से खड़ा है। इसके बाद क्या हुआ कि जब ये इजराइल पहुंचते हैं तो इजराइल के पत्रकार बेंजामिन नेतन्याहू से पूछते हैं कि भाई साहब आप मीटिंग में गए थे, मीटिंग में क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा डिटेल में आप हमें बताएं। अब ये सवाल जब पूछा गया बेंजामिन नेतन्याहू से तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमने अमेरिका से कहा है कि आप ईरान के साथ कोई भी समझौता तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारी पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं हो जाता। पत्रकार ने पूछा मतलब? तब बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि देखिए बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो न्यूक्लियर से ज़्यादा खतरनाक है। ईरान न्यूक्लियर बनाता है, उससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ईरान न्यूक्लियर नहीं चला पाएगा। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में अमेरिका को ईरान से बातचीत करके बैलिस्टिक मिसाइल की प्रोग्रामिंग को और साथ ही जो उसका डेवलपमेंट है उसको ख़त्म करना होगा। और जो मिसाइलें ऑलरेडी ईरान ने बना ली हैं उन मिसाइलों को ध्वस्त कराना होगा। और ईरान की मिसाइलों का जो रेंज है वो केवल 250 किलोमीटर होना चाहिए। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दी। लेकिन अब आप सुनिए कि ईरान आखिर कर क्या रहा। आपको जान के दोस्तों हैरानी होगी कि ईरान उन चुनिंदा देशों में से एक हो गया है जो देश पानी के अंदर से मिसाइल छोड़ के किसी को मार सकते हैं। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी या तो अमेरिका के पास थी, चाइना के पास थी, रशिया के पास थी, भारत के पास थी, वो भी चंद दिन पहले ही भारत के पास आई। और सेम टेक्नोलॉजी इस समय ईरान बना चुका है। और इसकी न्यूज़ ने चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, सबको सदमे में ला दिया कि आखिर ईरान ने ऐसी टेक्नोलॉजी को बना कैसे रहा। और इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ईरान को ये होगा और अमेरिका और इजराइल को नुकसान ये होगा कि आप सपोज कीजिए कि कोई नेवी की जहाज आई या फिर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर आया या फिर कोई फाइटर जेट आया, इसने हमला कर दिया।
हमला करने में क्या हुआ कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलें रखी और उनके जो लॉन्चर रखे हैं वो लॉन्चर बुरी तरीके से तबाह हो गए और अब ईरान अपनी ज़मीन से कोई भी मिसाइल नहीं फायर कर सकता। लेकिन अगर ईरान अपने किसी शिप को समुद्र के अंदर उतार दे, छोटा सा शिप, और वो आराम से समुद्र के अंदर इधर उधर घूम रहा है, चूंकि जो ज़मीन होती है वो तो साकिन है, वो तो हिलती नहीं है, लेकिन जो ज़मीन के अलावा जो पानी में जहाज़ तैरते हैं वो तो कहीं भी जा सकते हैं, तो उनको ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ऐसे हाल में अगर इस मिसाइल को रख के ईरान अपने जहाज़ों को समुद्र में दौड़ा देता है तो भले ही ज़मीन के सारे बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्चर तबाह हो जाए, लेकिन समुद्र में ईरान के पास ऐसी ताकत है कि वहाँ से वो मिसाइल दाग सकता है। और ऐसे हाल में काउंटर स्ट्राइक यानी पलटवार करने की संभावना ईरान की बढ़ जाती है और इसी वजह से चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, दोनों डिस्टर्ब। और इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पूरी दुनिया समुद्र से घिरी हुई है। पूरी दुनिया के इर्द गिर्द, आज भारत के इर्द गिर्द देखें, ईरान के इर्द गिर्द देखें, अमेरिका के इर्द गिर्द देखें, इजराइल के इर्द गिर्द देखें, तो ज़मीनी जो रॉकेट लॉन्चर थे वो तो ईरान में ही रहते, लेकिन जब समुद्र के रास्ते और पानी के अंदर से फायर करने की कुव्वत आ गई तो आप लॉन्चर को लेकर समुद्र टू समुद्र कहीं भी जा सकते हैं। और ऐसे हाल में आप इजराइल के बहुत करीब जाके भी हमला कर सकते हैं और ऐसे हाल में इजराइल असहाय है। और यही वजह है दोस्तों कि इजराइल और अमेरिका इस अपडेट के बाद परेशान है। अब आपको बहुत बड़ी अपडेट बताता हूं कि जो लोग ये कहते थे कि खामनेई और पेजेश्कियन ने मिलकर जो प्रदर्शनकारी थे उनको मरवा दिया, उनकी हत्या करवा दी, आज आपको एक खबर देता हूं कि इस समय पेजेश्कियन साहब और साथ ही जो खामनेई साहब हैं ये मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिल रहे हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और उसका एक्सक्लूसिव वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देखें। اتفاقاتی که در کشور رخ داده متاسفانه بیشتر این قضایی‌ها از خارج تحریک می‌شدن و مشکلاتی که شما دارید رو پیگیری خواهیم کرد، سعی خواهیم کرد که تا جایی که از دستمون بر بیاد که البته इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से खामनेई और पेजेश्कियन साहब मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिल रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर पेजेश्कियन और खामनेई ने सच में कुछ करवाया होता तो क्या आंखों में आंखें डाल के मारे गए लोगों के परिवार वालों से बातचीत कर पाते? बड़ा सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूं कि आप किसी के बच्चे को मार दें, इवन आप एक बकरा भी ज़िबा करते हैं, तो ऐसे हाल में उस बकरे की जो माँ होती है उससे आप नज़रें नहीं मिला सकते। आपके मन में एक छोटा सा चोर जरूर बैठ जाता है कि यार कैसे नज़रें मिलाऊं। तो अगर खामनेई ने या फिर पेजेश्कियन साहब ने ऐसा कुछ किया होता जैसा गोदी मीडिया हमारे देश की चिल्ला रही थी, तो क्या खामनेई और पेजेश्कियन मीटिंग कर पाते? जवाब बड़ा सिंपल सा है, नहीं। अब आप सुनिए, खामनेई साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत बड़ा बयान दिया कि ये जो ईरान की आवाम सड़कों पे उतरी, अभी जो 47वीं वर्षगांठ थी जिस दिन परेड हुआ और तमाम लोगों ने इस्लाम जिंदाबाद और इस्लामिक क्रांति जिंदाबाद के नारे लगाए, खामनेई अमर रहे इसके नारे लगाए, खामनेई साहब ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज अमेरिका और इजराइल भले ही पूरी तैयारी में जुटे हुए हों, लेकिन हमारी जो एकता है, इस एकता की वजह से इजराइल और अमेरिका दोनों थर्रा रहे। क्या कुछ कहा खामनेई साहब ने, थोड़ा सा सुने फिर आपको बताते हैं आगे की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम। मिल्लत अजीज ईरान, دیروز روز 22 بهمن امسال کار بزرگی انجام دادید. ایران رو سربلند کردید. جمهوری اسلامی رو مانند همیشه پشتیبانی کردید و به قدرت اون افزودید. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि खामनेई साहब ने कितना बोल्ड स्टेटमेंट दिया कि भाई साहब हमारी जो ताकत है, ये ताकत ऐसी नहीं कि केवल मिसाइलों के दम पे, ये ताकत आवाम की ताकत है। और सही बात है, अगर सच में आवाम कायदे से एक साथ मिलकर खड़ी हो जाए तो कौन सा देश किसको हरा लेगा। वेनेजुएला के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को इस वजह से अमेरिका हटा पाया चूंकि आवाम गद्दार थी, अपोजिशन के लोग गद्दार थे। अगर वो गद्दार ना होते तो क्या वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन होता? बड़ा सिंपल सा जवाब है, नहीं। आपसी गद्दारी की वजह से इतनी सारी चीज़ें हुई। खैर, अब आपको अगली खबर बताता हूं। और अगली खबर दोस्तों खान यूनुस से निकल के सामने आ रही है कि इजराइल ने वहां पे कब्जा करने के लिए अपने बुलडोजरों को भेज दिया है और बुलडोजर लगातार जमीन के ऊपर बने हुए मकानों को गिरा के जमीन को समतल कर रहे हैं और उसका एक्सक्लूसिव वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देखें।
इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इजराइल के फोर्सेस के लोग लगातार खान यूनिस, वेस्ट बैंक, गाजा को तबाह और बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। सुबह ही मैंने आपको बताया था कि गाजा की ज़मीन पे केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया इजराइल ने, जिससे 2500 से ज़्यादा लोग यानी 2500 से ज़्यादा लोग भाप बन के उड़ गए। और ये नरसंहार इजराइल पिछले कई महीनों से लगातार कर रहा है। भले ही किसी के अंदर का ईमान जगे या ना जगे, लेकिन हमारे और आपके बीच का ईमान जिंदा है। इस वजह से हम आप इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। खैर दोस्तों, इधर ये तमाम चीज़ चल रही, इधर हमारे देश में क्या चल रहा, थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लें। आपको याद होगा, और जिनको नहीं पता उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा जी। रेखा जी हाल फिलहाल में रामलीला मैदान में नई बसों का उद्घाटन करती हैं। नई बसें हरी हरी कलर की बढ़िया हरी झंडी दिखाई गई और हरी झंडी दिखाने के बाद उनको रवाना किया गया कि आप बसें लेके जाएं और इससे लोगों को बड़ी मदद मिलेगी। अब सुनिए खबर क्या है कि एक शख्स बाकायदा अपना वीडियो जारी करते हुए कहता है कि ये बसें तो मेरी थी। रेखा गुप्ता इन बसों को पुलिस की मदद से उठवा के लेके जाती हैं। हमारी बसें पुरानी थी और पुरानी बसों को नया पेंट करके हरी झंडी दिखा के लॉन्च कर दिया गया। यानी भ्रष्टाचार इस लेवल पे है कि नए बजट का जो पैसा था नई बसों के, वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। और पुरानी किसी प्राइवेट बस को रंग चुंग के बाकायदा उसको लॉन्च करके बता दिया गया कि यही नई बसें। अब लॉन्च करने के बाद क्या हुआ कि थोड़ी दूर बाद वो बसें अपने अपने मालिक तक पहुंच गई और आवाम पागल बन गई कि भाई साहब नई बसें आ गई। एक बार उस आदमी ने क्या कुछ कहा, थोड़ा सा सुने आप। देखो दोस्तों, ये वाली बस कितनी सल ढल रही है। कहाँ से आई है? रामलीला मैदान से। कितनी बस गई थी हमारे डिपो से? 8 बसें गई थी और हर डिपो में से गई थी, जब जाकर वहाँ 500 बसें हुई हैं। और वो 500 बसें यही थी जो सरकार ने आज आपको रामलीला मैदान में दिखाई है। उनके पास कोई नई बस नहीं थी। हमारे डिपो से 8 गई है तो और डिपो से 10 गई होंगी, 15 गई होंगी, 5 गई होंगी। हर डिपो से इतनी बस गई हुई है। और ये वाली बस रामलीला मैदान से आई है, कोई नई बसें नहीं है। और वो 500 बस यही थी, 12 मीटर की और 6 मीटर की। इस वीडियो में आप साफ तौर पे दोस्तों देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि किस हिसाब से एक शख्स जिसकी अपनी बसें थी उसको उठा लिया गया, उसकी बसें उससे ले ली गई और लेने के बाद उसको बताया गया कि अगर ज़्यादा तुमने चूंचा की तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद वो शख्स बेचारा खामोश हो गया। खामोश होने के बाद उस शख्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसकी बसों को बाकायदा हरी झंडी दिखाई गई, रंग चुंग दिया गया, बढ़िया नई बसें लगने लगी और बाद में पता चलता है कि ये बसें तो प्राइवेट थी। और सुनिए, इधर यूपी पुलिस का कारनामा। दरअसल उत्तर प्रदेश में हाफ एनकाउंटर की कहानियां लगातार निकल के सामने आ रही थी और ये कहानियां दोस्तों जब लगातार निकल के सामने आई तो फिर कोर्ट का आदेश हुआ कि जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं एक बार जेल में जाएं और जेल में जाने के बाद जिनको गोलियां लगी हैं, जिनका एनकाउंटर हुआ है, एक बार उनसे समझे कि क्या कुछ हुआ है। इसके बाद एक जज साहब है जिनका नाम है परविंदर सिंह, ये देवबंद जेल में पहुंच जाते हैं यूपी के। वहां पे पहुंचने के बाद एक शख्स से पूछते हैं कि बाबू एक बात बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम्हारा एनकाउंटर आखिर कैसे हुआ। अब उम्मीद थी कि भाई साहब बताएंगे कि मैं भाग रहा था, पुलिस ने मुझे गोली मारी। लेकिन कहानी दोस्तों तब पलट गई जब इस शख्स ने बताया कि मुझे तो शाम को ही गिरफ्तार किया गया, उसके बाद रात के अंधेरे में मुझे लिटा के गोली मारी गई और ये बता दिया गया कि मैं तो असलहा से फायर करने वाला था, इस वजह से मेरा एनकाउंटर किया गया। क्या कुछ उस इंसान ने जज साहब के आगे अपना बयान दिया है, एक बार थोड़ा सा सुने आप। जैसे हमारी तारीख थी सहारनपुर की और हम बागपत से आ रहे थे। तो जैसे बागपत से आ रहे थे हमको शामली पार्क पे उठा लिया। लोकेशन पे हमारा नंबर लग रहा था। तो जैसे उठाया फिर हमको चौकी में ले गए, करंट लगाया, बजाया, हमारा खेता सब करा, हमारे से कबूल कराया, हमने कोई कबूल नहीं किया। तो फिर उसके बाद जंगल में ले गए, जैसे शाम हुई, फिर शाम के बाद उसके बाद गोली मारते थे, मोटरसाइकिल ले गए उठा के थाने में थे और फिर हमारे गोली कैसे मारी? गोली नीचे पड़ा के मारी। क्या पूरा बताओ ना, कैसे लेटने की जरूरत नहीं है, ऐसे लेटो मत, फिर ऐसे टांग रखते और कपड़ा रखते, कितनी दूर से गोली चलो नीचे भी आऊंगा मालूम है। फिर उसके बाद ना उसके कट्टे की फायरिंग कर खुद कर देते हैं। और भी किसी का हुआ ऐसा? ऐसी हुआ तुम्हारी भी? सेम ऐसी मारी गोली?
अभी किसी के मारी है? बाकी ठीक सब? इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि एक इंसान जो अच्छा भला पुलिस की कस्टडी में था, पुलिस ने उसको मारा, पीटा, इवन करंट तक लगाया, यानी 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल किया। उसके बाद रात के अंधेरे में प्रमोशन की लालच में, चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने यह बात साफ तौर पे बोल दी है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो प्रमोशन पाने के लिए, अपने आप को तरक्की याफ्ता करने के लिए, कोई सिपाही है तो उसको दरोगा बनना है, कोई दरोगा है तो उसको कोतवाल बनना है, कोई कोतवाल साहब है तो उनको एसएसपी बनना है, फिर एसपी बनना है, फिर डीएसपी बनना है, फिर डीजीपी बनना है। यानी तरक्की की राह को पकड़ने के लिए बड़ा सिंपल सा रास्ता है कि किसी मासूम इंसान को पकड़ो जिसके आगे पीछे कोई बैकअप ना हो, बता दो कि इसने गांजा स्मगलिंग की है या फिर इसने डकैती की है, फिर उसको कोने में ले जाके गोली मार दो। यह भी बता दो कि सामने वाले ने काउंटर फायरिंग की, मैं तो अपनी जान पे खेल के इसको पकड़ के लेके आया हूं। उसके बाद क्या, पूरे देश में महिमा मंडन, और फिर क्या मिलेगा, तरक्की और प्रमोशन। यानी ये बात सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे बोली, हाई कोर्ट ने साफ तौर पे बोली कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो कुछ खास लोगों को खुश करने के लिए और अपनी तरक्की के लिए ऐसे फेक हाफ एनकाउंटर करती है। और इस बात का जिंदा सबूत इस समय दोस्तों निकल के सामने आ रहा है देवबंद की जेल से, जहां पे एक शख्स को बाकायदा पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसको गोली मार के उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। और जहां तक मेरा मानना है ये कोई इकलौता मामला नहीं है दोस्तों, ऐसे न जाने कितने मामले हैं जो देवबंद जैसे न जाने कितने जेलों में कैद हैं, क्योंकि वो गरीब हैं, उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। दैट्स वाई उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। खैर, हमको आपको इंसाफ लेके चलना है, इस वजह से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर वो गरीब अगर हैं, मजबूर हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, कोई बढ़िया नेता का पावर नहीं है, तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, मुझे लगा कि इस वीडियो के माध्यम से अब तक बताया जाए, मैं भी मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए, मैं भी कुछ दिन बाद राजाग्राफी की तरह मेरी भी तस्वीरें आए, हाथ में हथकड़ी बंदी हो। लेकिन इसका क्या मतलब है, ईमान बेच दूँ, सच्ची पत्रकारिता छोड़ दूँ? ये नहीं हो पाएगा। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद कुछ अहम खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी, और वो खबरें आपसे मिस ना हो इस वजह से चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत।